बहुत सारे एक्टर्स की हम इंटरव्यूज करते हैं, कोई कोई कैरेक्टर प्ले करता है, हीरो बनता है, विलन बनता है, बट आज जो हमारे साथ है ना, वो डेड बॉडी भी बने हों। मतलब सही कहा मैंने विनीत? बिल्कुल। डेड बॉडी भी बने हों। और अब ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इनका जो शो है वो आ रहा है, तो इससे बड़ी डेस्टिनी क्या होगी विनीत, कि कभी करियर में जो है डेड बॉडी तक बनना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल, करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूँ। और जो आपने जो सवाल किया उस पे आता हूँ। जब आप एक कोशिश में होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपने कभी प्लान नहीं की थी और उससे गुजरना पड़ता है। वो आप चाहे मुस्कुरा के करिए, चाहे पीड़ा के साथ करिए, लेकिन उससे गुजर के जाना है। तो जैसे एक गेम होता है, उसमें कुछ टास्क होते हैं, तो मैं वैसा मान लेता हूँ कि चलो ये एक टास्क है, इसको कंप्लीट करते हैं, आगे जाते हैं, कौन सा यहाँ रुकना तो है नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिस प्रक्रिया में वो डेड बॉडी बनना भी रहा है। तो मैं जरा उसके बारे में, ट्विस्ट विद डेस्टिनी पे आते हैं। जरा अब उसकी बात छिड़ी गई है तो जरा बता दीजिए किस फिल्म के लिए था, और उस फिल्म में आप किसी के डुप्लीकेट भी बने थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ, किस्से हैं। वो और वो शूट कहाँ हुई थी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये रक्त एक फिल्म थी, और रक्त में मैं जो हीरो हैं वो, मतलब लास्ट लास्ट का शॉट था, फिर ये था कि डेड बॉडी को डिग्गी में डालना है, तो कैसे किया जाए। ये हुआ कि कौन किसको बनाया जाए। मैं बोला मैं बन जाता हूँ। मुझे तो ये था कि एक 5 सेकंड ही सही, एक मौका तो ऐसा हो कि सब मुझे देखें। तो मैं उस अप्रोच के साथ काम कर रहा था कि कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए जो साइलेंस होगा वो मेरे लिए होगा, चाहे मैं डेड बॉडी ही क्यों ना हूँ। सेट पे जो साइलेंस होगा वो मेरे लिए होगा। तो वो मौका अपने आप में बड़ा होता है। तो मैं वो सोच के कि चलो करते हैं, और बस ऐसे ही जो भी छोटा मोटा मिलता था करता चला जाता था। तो वो फिल्म थी रक्त। और एक फिल्म थी जिसमें डुप्लीकेट आप कह सकते हैं तो पद्मश्री लालू प्रसाद यादव थी। तो हम लोग पटना में ही शूट कर रहे थे, सीएम हाउस में। तभी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी वहां की, और काफी मजेदार था वो। तो उसमें सुनील शेट्टी साहब का जो है, मैं डुप्लीकेट था। मतलब वो पर्टिकुलर उस शेड्यूल के लिए, क्योंकि वैसा सीक्वेंस था कि लालू जी के सामने ये सारे किरदार, पद्मश्री, लालू प्रसाद यादव, ऐसे 4 किरदार हैं उस फिल्म में, तो उनको लाया जाता है। तो जो लालू का किरदार है वो सुनील सर का था, तो उसको वहां पे मैंने किया था। तो विनीत, आपका स्ट्रगल बड़ा दिलचस्प है, इस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा ट्विस्ट। हाँ, बहुत मैंने कई सारे इंटरव्यूज आपके सुने हैं, बड़े मजेदार किस्से हैं आपके पास सुनाने के लिए, और हर एक को सुनने भी चाहिए कि भाई एक शख्स कहां से कहां तक पहुंचा। फिर मुक्काबाज पे भी आएंगे, लेकिन पहले ट्विस्ट विद डेस्टिनी की बात कर लेते हैं। किस तरह का किरदार है इसमें, और क्या कुछ हमें इसमें, मतलब नाम भी बड़ा अलग सा है, मतलब अंग्रेजी नाम रखा गया है, तो किस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं इसमें, और क्या कुछ नया देखने को मिला? अंग्रेजी नाम, ये सेंटेंस ही मेरे दिमाग में अटक गया आपने जो बोला। देसी चीजें जो है ना। पद्मश्री लालू प्रसाद यादव, मुक्काबाज, और उसके बाद हम विनीत कुमार सिंह से बात कर रहे हैं ट्विस्ट विद डेस्टिनी। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि भाई बड़ा अंग्रेजी टाइप का नाम है, तो इसमें विनीत कुमार सिंह कर क्या रहे हैं? अंग्रेजी टाइप का नाम, मतलब जो फ्रीडम के बाद जो पहली स्पीच थी वो अंग्रेजी स्पीच ही थी, और उसका नाम जो है ट्विस्टेड डेस्टिनी करके ही लोगों ने छापा था। तो कुछ नया तो नहीं है। ये है, कहानी बहुत नई है, लेकिन बातें वही पुरानी है, कहीं नई तरीके से गई है। ट्विस्टेड डेस्टिनी में 4 कहानियां हैं। मेरी जो कहानी है उसका नाम है शाहपुर, और मेरे किरदार का नाम है गौतम।
बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। क्यों ये मैंने मुक्काबाज के बाद जो पहला कुछ काम किया था वो ये था, और ये बिल्कुल मुक्काबाज से बिल्कुल उल्टा है कि ये अपने लिए भी आवाज नहीं अपनी अपनी आवाज नहीं उठा पाता, खुद के लिए भी। और ये एक ऐसी सिचुएशन में, ये जो किरदार है गौतम, ये एक ऐसी सिचुएशन में जी रहा है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, जिसे निकलने का भी उसको रास्ता नहीं पता, ना उसे कोई हाथ देने वाला है। और ये जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तभी डायलॉग्स थे, तो प्रशांत से मैंने शेयर किया कि कहानी पढ़ने के बाद प्रशांत, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि आवाज तो एक ऐसी चीज होती है जो हमारी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाती है, लेकिन ये किरदार जो महसूस करता है ये लोगों तक ये कह ही नहीं सकता। लोगों से जो इसके साथ हो रहा है ये किसी से कह नहीं पाता। तो एक काम ऐसा करें क्या कि बिना डायलॉग के अप्रोच किया जाए। तो ये अपने आप में एक टास्क था। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कैसे सीन कन्वे होगा अगर शब्द हट जाएंगे तो बट समहाउ थैंक्स टू प्रशांत कि प्रशांत ने अलाउ किया, और हम लोगों के बीच में ये तय हुआ कि अगर कोई सीन करते समय ये लगेगा कि नहीं, जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो डायलॉग्स तो हैं हमारे पास, फिर हम डायलॉग्स यूज कर लेंगे। तो इतनी विंडो मुझे मिल गई, और फिर वो ट्राई करते चले गए, और धीरे 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 पूरे डायलॉग्स इस किरदार के हट गए। और ये ऐसा लगता है ये गूंगा है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कहानी में मोड़ नहीं आता। तो वो अपने आप में एक चैलेंज था, लेकिन जो डीओपी हैं और डायरेक्टर हैं, डीओपी अविनाश अरुण, डायरेक्टर प्रशांत नायर, और मेरी को एक्ट्रेस कनी, बहुत ही मजेदार था। इट वाज टफ, नो डाउट इट वाज टफ, लेकिन एक अच्छा अनुभव था एज एन एक्टर। तो मतलब मैक्सिमम जो लेंथ है इसमें आपके कैरेक्टर की, उसमें आप डायलॉग बोलते ही नहीं, आप आंखों से या जेस्चर से जो है बात कन्वे करते हैं, और ये तो और भी जो है बड़ा मुश्किल। अमित तो जेस्चर भी नहीं है, जिसने गिव अप कर दिया, बात करना छोड़ दिया। ओके। हाँ, बस मोस्टली इन आईज एंड फेस। तो ये जो महसूस करता है, जो महसूस करता है बिना शब्द के, बिना बट मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये किसी जगह पे ऐसा करेगा कि ये सब भी नहीं करता। ओके, तो मतलब ये तो बड़ा आपने एकदम ईस्ट और वेस्ट वाली बात हो गई, कहाँ तो मुक्काबाज में मुक्का मार रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल जो है हाथ भी नहीं हिला रहे हैं। तो मतलब एक्टिंग के मामले में जो है आप, मुझे लग रहा है कि नए नए माइलस्टोन्स जो हैं स्थापित करने वाले हैं। और ये बताइए कि इन दिनों भीड़ है वेब सीरीज, मतलब मुझे लगता है रोज एक वेब सीरीज आती है, मतलब हमारे पास भी बहुत सारे आते हैं कि मतलब हम रोज सुनते हैं कि यार ये वेब सीरीज आ गई, ये वेब, मतलब हम चाहें भी तो सबको नहीं देख सकते। आप अगर चाहेंगे, बहुत शौकीन भी होंगे तो भी नहीं देख पाएंगे। तो इस भीड़ में एक ट्विस्ट विद डेस्टिनी में जब ये किरदार मिला, तो किस तरह से आपको अलग लगा कि नहीं अच्छा चलो ये मैं करता हूं, तो चलो भाई इतना सब कुछ आ भी रहा है और अभी थिएटर लोग जा नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के पास एंटरटेनमेंट का फिलहाल जो साधन है वो वेब सीरीज है। तो इस भीड़ में ट्विस्ट विद डेस्टिनी को चूज करने की वजह क्या है? ये ट्विस्ट विद डेस्टिनी का डिसीजन, जैसा मैंने बताया, ये मुक्काबाज के बाद की बात है। तो 2018 थर्ड क्वार्टर के आसपास शूट किया था ये, और 19 में पोस्ट में थी। उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह आ गए, उसके पहले ये फेस्टिवल्स वगैरह में थी, और ये कई सारे बहुत ही रिनाउंड फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई है, अवार्ड्स मिले हैं, बहुत जगह पे अप्रिशिएट हुई। फिर इसे रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन लॉकडाउन लग गया, और उसके बाद सारी चीजें सबको पता है क्या हुआ। तो अब ये आ रही है, लोगों के बीच में आ रही है, आई एम हैप्पी अबाउट इट। एंड बहुत ही यूनिक और अलग सी कहानी है। तो लॉकडाउन की वजह से इसको चुनने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि ये सब कुछ इसके पहले की बात थी जब मैंने डिसीजन लिया था। इसको करने के पीछे जो बड़ा कारण था वो ये कि ये एक ऐसी कहानी है जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कही जानी चाहिए।
एंटरटेनमेंट तो हम करते ही रहते हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में करेंगे आगे। ये एक जरूरी बात है। और मैं एक अभिनेता हूँ और ये माध्यम ऐसा है जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचता है, तो ऐसी कहानियां कही जानी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और साथ साथ बीच बीच में ऐसी कहानियां हमेशा कहता भी रहूंगा, जब भी मौका मिलेगा उसका हिस्सा बनूंगा। एज एन एक्टर मुझे ये लग रहा था अमित के मुक्काबाज से बिल्कुल अलग है, कि मुक्काबाज में जो किरदार है वो 10 लोगों से भिड़ जाता है, पलट के जवाब देता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। और उसका मतलब टेम्परामेंट ऐसा है कि आप बोले नहीं कि वो स्प्रिंग के जैसा है, आप छुएंगे वो रिबाउंड मारेगा। ये किरदार एब्जॉर्ब कर लेता है, आप कितना भी कुछ करते हो ये रिबाउंड नहीं करता, ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है। आप इसको कितना भी हिट करो ये सब एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन इतना कुछ इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है कि इसे खुद नहीं समझ में आता कि क्या यही जिंदगी है या यहाँ से निकलने का कोई विंडो है, कि क्या ऐसे ही मुझे देखा जाएगा हमेशा, या इससे निकला जा सकता है, या कभी मेरी भी जिंदगी में सूरज उगेगा सही मायने में। तो वो किरदार लंबे समय तक जूझ रहा है एक ऐसी सिचुएशन से। तो आई थॉट के ये बहुत ही अलग है कि मुक्काबाज में वो हाथ भी चलाता है, जुबान भी चलाता है। यहाँ पे ना इसके हाथ चलते हैं ना जुबान चलती है, आंखें हैं और उससे ही जो कहना है कहता है। तो मुझे एक बहुत ही अलग किरदार दिख रहा था। ऑल्दो इट्स बड़ा एक्सपेरिमेंट है ट्विस्ट विद डेस्टिनी में ये जो कहानी मैंने की। और मुक्काबाज के बाद अगर मैं देखता हूँ तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था उस समय। लेकिन एंथोलॉजी है तो आप फियरलेस होके कि चलो 4 कहानियां हैं, एक कहानी मेरी है और इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, तो उस तरीके से मैंने इसका हिस्सा बनने का निर्णय लिया था। अच्छा, 4 कहानियां जैसे आप बता रहे हैं, तो ये 4 कहानियां किसी पॉइंट पे आकर मिलती भी हैं या चारों कहानियां अलग अलग ही चलती रहती हैं? मतलब आप जो इस वेब सीरीज के बाकी किरदार हैं, आशीष विद्यार्थी हो गए, जयदीप अहलावत हो गए, सबके सब एक जगह लास्ट में मिलते हैं या चारों कहानियां सेपरेट? चारों कहानियां अलग हैं अमित। जैसे हम लोग एक इंडिविजुअल हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हैं। लेकिन होता है कि हर किसी की अपनी कहानी उनकी लाइफ में चल रही होती है, और 2 ऐसे लोग कहीं एक दूसरे को पास करते हुए आपको दिख जाएंगे कि वो अपनी कहानी में कहीं दौड़ रहे हैं, ये अपनी कहानी में कहीं जा रहे हैं, और लेकिन एक दूसरे के साथ कोई हमोदरफ्त नहीं है। तो कहीं कोई कहानी किसी के साथ ऐसा क्रॉस कर जाती है। मैं समझ, बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि हर किसी की अपनी कहानी है, और विनीत आपकी भी जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है, बहुत इंस्पायरिंग। मतलब महेश मांजरेकर का इसमें बड़ा रोल रहा, जैसा कि मैंने पढ़ा, और कुछ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स का भी बड़ा रोल रहा जो स्टूडियो के बाहर खड़े रहते थे, आपको अंदर या नहीं जाने देते, या फिर आप उनसे कुछ हाँ। तो मैं चाहूंगा कि ये आप खुद अपना जो स्ट्रगल है उसके बारे में बताएं, ताकि भाई जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग कहीं ना कहीं, न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि जिंदगी में हम सभी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, हम सबको लगता है यार ये नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप वो कहानी बताएं ताकि पता चले कि विनीत कुमार सिंह वहां से मुक्काबाज तक कैसे पहुंचे, क्योंकि मुक्काबाज स्पोर्ट्स पर बनी सबसे बेहतरीन फिल्मों का जब जिक्र आता है तो मुक्काबाज का मतलब उसमें जिक्र होता ही होता है। तो वो कहानी हम धन्यवाद सुनना धन्यवाद। चाहेंगे, स्ट्रगल वाली कहानी जो है हम सुन, मतलब आप मैंने बहुत से लोगों से, जब हम, मैं आपको बताऊं, जब एक, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, जब हम रिव्यू करते हैं ना स्पोर्ट्स फिल्मों का, तो उसके नीचे हम्म कमेंट्स आता है, हम्म तो उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसमें इतने सारे कमेंट्स ये होते हैं कि मुक्काबाज इज द बेस्ट स्पोर्ट्स। मतलब वहां फिल्म रिव्यू किसी और फिल्म का हो रहा होता है, बात किसी और फिल्म की हो रही होती है, लेकिन मुक्काबाज का जिक्र खुद ब खुद आ जाता है। तो वहां तक विनीत पहुंचे कैसे, ये कहानी हमारे दर्शक जो हैं वो जरूर सुनना चाहेंगे, मैं भी जरूर सुनना चाहूंगा। अमित, ये बड़ी लंबी कहानी है, बिकॉज मैं इसे बहुत कम में कहने की हाँ कोशिश हाँ करता हाँ हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सी बहुत पहले जब मैं, मुझे लगता है कि 8th 9th स्टैंडर्ड में था, तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया था। मैं तभी बास्केटबॉल खेलता था और बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर रहा हूँ, मिनी और सब जूनियर लेवल पे, जूनियर भी खेला।
6-7 नेशनल्स खेले मैंने बास्केटबॉल के। तो पढ़ाई घर में थी, सभी लोग ज्यादा ही पढ़े हैं, तो पढ़ाई का एक दबाव जो होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में वो था। लेकिन मैंने ये चीज महसूस की अमित के, ये जो है एज एन एक्टर जब भी मैंने कुछ किया, कहीं भी किया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये नैसर्गिक तरीके से ये चीज होती है, ये कुदरती है, ये एफर्टलेस है मेरे लिए। और मैं ये जब करता हूँ तो मुझे एक अलग तरीके की खुशी मिलती है। तो ये एहसास मुझे हो गया था कि शायद ये वो काम है जो मैं करना चाहूंगा आगे जाके। लेकिन बनारस से मुंबई आने का कोई जरिया दिख नहीं रहा था मुझे कि कब और कैसे निकला जाए, बिकॉज घर में और जिस समाज में मैं रह रहा था वहाँ कहीं कोई ऐसी चीज नहीं थी। पढ़ाई और यही सारी बातें हुआ करती थी घर के लिविंग रूम में, तो समझ नहीं आता था कि कैसे शुरू किया जाए। मैं लकी हूँ कि मेरी छोटी सिस्टर और मेरा छोटा भाई, इन दोनों ने जब पहली बार मुझे एहसास हुआ तो उनसे ही शेयर किया था, और तब से लेके आज तक वो मेरे साथ ऐसा एकदम फौलाद के जैसे खड़े रहे हैं वो दोनों। तो इनफैक्ट छोटे भाई ने जॉब इसलिए ज्वाइन की कि भैया अगर स्ट्रगल करेगा तो मैं हेल्प करूंगा, पापा ने अगर कुछ नहीं किया तो, जिसके चांसेस बहुत थे। तो वो बिना सोचे समझे उसने जॉब पिक की। ये तक नहीं सोचा उसने कि मैं तैयारी करके कहीं कुछ ऐसा बड़ा करता हूँ ना, कि भैया निकलने वाला है फिर फंस जाएगा वो। मैंने अमित मैं ग्रेजुएशन करके मेडिकल इसमें जाना चाहता था, एनएसडी, बिकॉज वहाँ बेसिक एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन रहती है। तो मैं छटपटा रहा था 9th-10th में ही कि क्या किया जाए, बिकॉज बिना ग्रेजुएशन के मैं अप्लाई भी नहीं कर सकता। तो मैंने ये देखा कि कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जहाँ पे सेशन एकदम करेक्ट है। तो मुझे बीएचयू समझ में आया जो 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री दे देगा। तो मैंने बीएचयू में एडमिशन ले लिया, लेकिन मेडिकल का एग्जाम दे दिया था और मैं सेलेक्ट हो गया। जब सेलेक्ट हो गया तो फिर दबाव। देन मैंने प्लान चेंज किया कि डॉक्टर बन जाता हूँ, मेडिकल करके जब मुंबई जाऊंगा, बिकॉज तब ये बहुत सारी चीजें मुझे पता चल चुकी थी कि स्ट्रगल बहुत है। ये नहीं मालूम था कि कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन ये जरूर मुझे जानकारी मिल रही थी कि स्ट्रगल बहुत है, बिकॉज बनारस में बहुत सारे कलाकार हमेशा आते रहते हैं। तो जब भी कोई आता था तो मैं जाके मिलता था, उनके साथ शेयर करता था, तो वो जो बताते थे तो एक कॉमन चीज समझ आ रही थी, स्ट्रगल बहुत है। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि चलो डॉक्टर बन जाएंगे, तो ये जो एक हिस्सा है उसके लिए मैं डिपेंड नहीं रहूंगा कि अगर पापा ने मना कर दिया तो ये नहीं होगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेडिकल कॉलेज की कॉल ले ली मैंने और एडमिशन ले लिया सेलेक्ट होने के बाद। तो पढ़ाई मतलब ऐसा होता था कि मेरी 50% अटेंडेंस हो जाती थी तो मैं गायब हो जाता और भाग जाता था दिल्ली। एनएसडी में कोई प्ले अगर हो रहा है तो देखता था जाके, फिर कहीं कोई वर्कशॉप कहीं है तो उसको अटेंड कर लेता था। और उस प्रोसेस में मुझे समझ में आया कि एनएसडी क्या है। व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारे प्लेस देखे, बहुत सारी जगहों पे हिस्सा बना, पार्टिसिपेट किया। देन मुझे ये समझ में आया कि ग्रेजुएशन के बाद अगर मैं एनएसडी आऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। तो मेरे दिमाग में ये चीज चलने लग गई थी कि अब मेडिकल के बाद एनएसडी नहीं है, मेडिकल के बाद मुझे मुंबई जाना है। क्योंकि मैं जो देख रहा था उस समय एनएसडी में, मैंने तब ये डिसाइड किया कि यहाँ नहीं, अभी वहाँ, क्योंकि ठीक है अब जितना है अब मुंबई जाके सीखेंगे और करेंगे। तो अमित अब ये जरिया ढूंढ रहा था कि कैसे मुंबई जाए, क्योंकि पढ़ाई चल रही थी। मेरी सिस्टर का कॉल आया कि एक टैलेंट हंट आ रहा है, सुपरस्टार्स, तो भैया उसमें ट्राई करवा। मैंने देखा जाके हॉस्टल की मेस में टीवी रहती है, देखा, एड्रेस एड्रेस सब नोट किया और ऑडिशन देने के लिए मुंबई आया, हरिद्वार। यहाँ आया और सेलेक्ट हो गया। फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, ऐसे राउंड होते गए। मेरे लिए सब नया था। तो जो भी ऑडिशन जो चीज होती थी तो मुझे लगता था कि अब क्या किया जाए, नया क्या किया जाए। तो जो प्लेस देखे थे मैंने उसका कोई एक होता है ना, एक चंक उठा लिया
और उसको एक कहानी बना के लिख देता था और उसको ही मेमोराइज करके वही परफॉर्म करता था। ये वहां ऑडिशन में जाता था, देखता कि 25 लोग, 40 लोग, 50 लोग हैं, तो मेरे पास टाइम है 2 घंटे का, तो वहीं बैठ के उसको कुछ लिखता था और उसे ही याद करता था और उसे ही जाके परफॉर्म करता था, और वो लोगों को अच्छी लगती गई। तो ऐसे हर राउंड में कुछ कुछ करता गया कि कहीं कोई अखबार में किसी का कुछ एक छोटी सी कहानी निकली तो उसको कुछ बना लिया तोड़ ताड़ के और उसको कर लिया। तो ऐसे जब होता गया तो पहली फिल्म मिली फाइनल जीतने के बाद, और वहां महेश जी से मुलाकात हुई, महेश मांजरेकर सर। तो उन्होंने ट्रॉफी दी और मौका दिया, और लेकिन पहली फिल्म चली नहीं। तब मुझे समझ में आया कि अब क्या किया जाए, और फिर वहां से एक अलग तरह का स्ट्रगल शुरू हुआ। मेरी एक आदत है, मैं वादा कर देता हूँ तो फिर भागता नहीं। मैंने वादा किया था खुद को, अपनी बहन को, अपने भाई को, तो पलटने का कुछ वो नहीं था। और हाँ, जब स्ट्रगल शुरू हुआ सही मायने में, तो अमित, आ, हमेशा एक होता है ना कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप तो मरता क्या ना करता, आप वही करेंगे। लेकिन मेरे पास हमेशा से मेरी पढ़ाई थी, डिग्री थी, मेरे साथ के लड़के जो है वो हॉस्पिटल्स डाल रहे थे, शादियां हो रही थी सबकी, फैमिली शुरू हो रही थी सबकी, और मेरा वही हो रहा था जो मैंने शुरू किया था 1999 2000 में, वही चल रहा था, कुछ नहीं बदल रहा था। और मेरे पास जवाब देने के लिए नहीं था कि जब मैं जाता था तो लोग मुझसे पूछते थे, उनके सवाल सही थे क्योंकि उन्होंने जो सीखा है उन्होंने वही मुझसे पूछा था, लेकिन मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था। और मैं अपनी वाली तो झेल लेता था, मुझे तकलीफ तब होती थी जब वो सवाल मेरे फैमिली के लोगों से पूछे जाते, तब बहुत तकलीफ होती थी कि मैं क्या करूं, इनको कैसे कोई क्या कर दूं कि इनके पास एक आंसर आ जाए। तो आई वॉज जस्ट नॉकिंग डोर्स, एंडलेस था वो, कि वो सिलसिला रोज चलता था कि 12 ऑफिस, 15 ऑफिस, 18 ऑफिस, रोज जाता था, और इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए। तो उसी सब प्रोसेस में कहीं डेड बॉडी बन गया, कहीं एक सीन का काम कर लिया, कहीं पीछे खड़ा हूँ, कहीं आपको हेंचमैन दिख जाऊंगा, कहीं कुछ भी करता था जो मिल जाए, बस इस उम्मीद में कि शायद यहाँ दो लोगों से संबंध बन जाए। तो बस ये सिलसिला चलता चला गया, और हर रोज, हर दिन मुझे कुछ सिखाता था, और जो उसमें चीज मुझे समझ आती थी उसको अप्लाई करता था। गिव अप करना नहीं आता। बस यही थी एक चीज कि वापस नहीं जाऊंगा जब तक मौका नहीं मिलेगा, कि जब तक हुआ ही नहीं तब तक हार क्यों मान लूं। जब होगा और मैं नहीं कर पाऊंगा तो बिल्कुल बेशक मैं इस लायक नहीं हूं, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जब तक मौका ही नहीं मिला तो मैं क्यों मान लूं कि मैं काबिल नहीं। और ये सिलसिला बस खत्म ही नहीं हो रहा था। आई वॉज इन अ डार्क टनल। फिर 10 साल के बाद अनुराग सर से मिला पहली बार। वो मामी का फेस्टिवल था और एक कोरियन फिल्म थी। मैं वो देख रहा था, अनुराग सर आए तो सीट नहीं थी, मैंने उनको सीट ऑफर की, वो बैठे नहीं। मुझे बड़ा कमाल का उनका व्यक्तित्व लगा। वो सीट पे मेरे नहीं बैठे, बोले नहीं नहीं तुम पहले बैठो, तुम बैठो। सीढ़ियों पे बैठ के उन्होंने फिल्म देखी। लेकिन जो ब्रेक हुआ एक से दूसरी फिल्म के बीच में, कि एक फिल्म खत्म की फिर मैं दूसरे में जाने वाला था, और वहां हम लोग लंच के समय मिले, और मैंने जब उनको बताया तो ही वो सरप्राइज कि विनीत तुम 10 साल से यहाँ हो, कभी आए नहीं मेरे पास। तो मैंने उनको बोला मेरे पास कोई काम ही नहीं था, कोई ऐसा काम नहीं था जो मैं आपको दिखा सकूं, तो मैं ये मौका नहीं जाने देना चाहता था। और तब तक मैं काफी चीजें समझ चुका था कि आ, बिना अच्छे काम के कुछ मिलने वाला है नहीं। कोई यहाँ ऐसा है नहीं जो मुझे ब्रेक दे दे। किसी को इस बात से क्यों कोई फर्क पड़ेगा कि आप लगे हुए हैं। बिकॉज मुझे कुछ बड़े डायरेक्टर्स ने, इनफैक्ट नाम नहीं लूंगा, यहाँ तक बोला कि अरे भाई आप आपको 16 साल भी लग जाएगा तो हम क्या करें, है ना। तो मेरे लिए वो दिन बड़ा भारी था। तो ऐसी चीजें होती थी, हर हफ्ते हो जाती थी कुछ ऐसी बहुत बेटर सी चीज, निकल जाता था। अब आदत पड़ गई, अब उसने मुझे बहुत मजबूत बना दिया। फिर अनुराग सर ने मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर में मौका दिया। वहां से मेरी गाड़ी जो है मूव हुई।
तो वासीपुर के बाद सभी लोग मेरे साथ के काफी अच्छा करने लगे एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर देम, बट मेरा कुछ नहीं हो रहा था। वासीपुर के बाद ऑनेस्टली मेरा कुछ नहीं हो रहा था, और जो काम आ रहे थे उससे मैं खुश नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ आया था हीरो बनने, और ये सच है। और जब मैं इस शहर में आया था तो दाढ़ी मूछ के बाल भी नहीं आए थे, तो एक अलग तरह रेजर की बाल। स्ट्रगल। हाँ, कि मतलब नहीं था ही नहीं, इनफैक्ट बाल ही नहीं आए थे, वैसा था। तो लोगों को ये लगता था बच्चा है, तो किसी को बता देता था कि नहीं मेडिकल कॉलेज में हूँ, तो वो सिंपथी दिखाता था, चाय पिलाता था, लेकिन जो बोलता था काम उससे नहीं था। मेरे को बहुत, हाँ, कि काम की तो अपनी बात है, मेन ये हो जाता था कि वो मेरा ड्राइंग रूम बन जाता था घर का, बनारस का, कि अरे तुम यहाँ कहाँ आ गए, फंस गए, ये है वो है, चले जाओ। तो अभी क्या बोलूं, तो मैंने बताना ही बंद कर दिया लोगों को। तो अमित, जब वासीपुर के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी कहीं फंस गई है, तो थोड़ा मोड़ा और काम किया। देन आई टुक अ कॉल कि मैं हीरो बनने आया हूँ इस शहर में। मुझे आज तक, मतलब ये मैं 2013 की बात बता रहा हूँ, आज तक किसी ने एक स्क्रिप्ट ऐसी नहीं दी कि भाई चल तू हीरो है ना। और मेरा ये मानना है कि हीरो क्या होता है, हीरो कहानी बनाती है। हमारे रियल लाइफ में जो हीरो हैं, जो रियल लाइफ के जो हीरो हैं, ऐसा नहीं होता कि उनकी नाक बड़ी अच्छी है, उनकी आंखें बड़ी अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। उनका काम उनको हीरोइक बना, उनका काम हीरोइक होता है, उसकी वजह से लोग उनको प्यार करते हैं। तो मैं इस सिद्धांत में बिलीव करता हूँ। तो कोई, मैं नेक्स्ट डोर बॉय जैसा हूँ, लेकिन मैं ये हमेशा मानता था कि अगर एक अच्छी कहानी मिलेगी जो मुझ पे जाती है, तो लोग पसंद करेंगे और ज्यादा पसंद करेंगे। देन आई टुक अ कॉल अमित के, अब नहीं करूंगा। तो मैंने अपने लिए लिखना शुरू किया। ये अटेम्प्ट एक बार पहले भी किया था, वो वर्कआउट नहीं हुआ, तो वापस लिखना शुरू किया। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने मुक्काबाज लिखी। लिखने के बाद पिच करता रहा 2 ढाई साल तक पिच किया, बहुत सारे लोगों को पिच किया। सब बनाना चाहते थे, लेकिन मैं उनकी व्यवहारिक दिक्कतें समझ रहा था, क्योंकि अब स्ट्रगल करके ये बातें मुझे समझ आ गई थी कि फिल्म बनती है तो कितनी दिक्कतें आती हैं। तो जब भी कोई बनाना चाहता था, तो मुझे यही लगता था कि चलो कुछ तो है स्क्रिप्ट में, कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। दिक्कत सिर्फ ये है कि मुझे वो एज अ हीरो नहीं देख पा रहे हैं, मुझे वो मुक्काबाज का हीरो नहीं देख पा रहे हैं, वो मुझे एज अ प्रोटागनिस्ट नहीं देख पा रहे हैं। और मैं उसको बहुत पॉजिटिवली लेता था कि चलो जो मैंने फर्स्ट स्टेज में जो किया है वो वर्क कर रहा है। अब जो दिक्कतें हैं वो प्रैक्टिकल हैं, कि बहुत सारा पैसा लगता है एक फिल्म को बनाने में। तो कोई बात नहीं, शायद किसी और दरवाजे पे हाँ हो जाए। तो ये उम्मीद में मैंने काम करना बंद कर दिया बाहर, क्योंकि मैं मुंबई छोड़ के जाना नहीं चाहता था। कि अगर सपोज मैं जयपुर में शूट कर रहा हूँ और किसी ने मुझे बुलाया कि आ जाओ विनीत मंडे को नरेशन देने, और मैं ये बोलूँ कि नहीं मैं 20 दिन शूट कर रहा हूँ उसके बाद आऊंगा, तो उनको ये लगेगा एक्टर है, सीरियस नहीं है, ऐसे ही बोल दिया होगा जोश में। तो मैं ऐसे साउंड नहीं करना चाहता था, ऐसे दिखना नहीं चाहता था। तो मैं आउटडोर की हर फिल्म मना कर देता था। तो अगर मुंबई में कोई काम हुआ तो करता था, अदरवाइज काम बंद किया। तो धीरे धीरे सारे पैसे मेरे खर्च हो गए, और आई वॉज लिटरली, मतलब अब डूबे की तब डूबे फाइनेंशियली। तो वो एक बैलेंस समहाउ ऊपर वाले ने दिया। और अनुराग सर को मैंने इसलिए बताया था कि मैं फैंटम में पिच करने जा रहा था, और फैंटम में बाहर से टैलेंट हायर किए जाते हैं, तो आई थॉट कि फैंटम में भी पिच करता हूँ। लेकिन मेरी एक आदत है कि अगर मैं किसी को आपके थ्रू जानता हूँ और मैं अगर उनको अप्रोच करने वाला हूँ तो आपको बता दूंगा। तो मैंने अनुराग सर को ये बताया कि मैं फैंटम में पिच करने की सोच रहा हूँ। तो उन्होंने बोला विनीत क्या लिखे हो दिखाओ। तो उन्होंने स्क्रिप्ट ली, पढ़ा, और कुछ दिन के बाद मुझे फोन आया। एंड जो बोलते हैं ना लाइफ में एक ऐसा फोन कॉल, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा वो फोन कॉल था। तो ही टोल्ड मी, जस्ट लाइक मिनट भर की बात थी वो, और काम ऐसे ही हो जाता, मिनट भर में हो जाता। उन्होंने बोला विनीत मैंने पढ़ी है, और तो मैं बना रहा हूँ।
तो मुझे मतलब बिलीव नहीं हुआ मैंने क्या सुना। मतलब क्या क्या क्या, बोले मैं मैं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुमको लेके बना रहा हूँ, लेकिन मेरी दो ये कंडीशन। बोलो तुमको लेके बना, है यहाँ, यहाँ। ये इम्पोर्टेंट तुमको लेके बना रहा है। हाँ, क्योंकि उसके फिर बगैर तो बनाने बहुत का जगह, उसके नहीं, बगैर वही वही बहुत वही। जगह, हाँ उसके जगह, उसके बगैर बहुत जगह पे बन रही थी, लेकिन वहां पे मैं नहीं था। तो मेरी कंडीशन ये थी कि अगर मैं नहीं हूं तो मैं स्क्रिप्ट नहीं दूंगा, चाहे कितने भी पैसे हों। मैं पैसे मना करता चला गया, बहुत पैसे मिल रहे उस समय के हिसाब से, बहुत पैसे। तो अमित, उन्होंने दो कंडीशन रखी कि विनीत, बॉक्सर नहीं बनोगे तो मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा, और मैं स्क्रिप्ट में अपने हिसाब से चीजें वो करूंगा। बोला ठीक है, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। ये रहे स्क्रिप्ट। और दूसरी चीज का मैंने जवाब नहीं दिया। द सेम नाइट सब बेच दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो लिटरली जो आते हैं ना, भंगार वाले बोलो, स्टोर वाले बोलो, उनको बुला के सब बेच दिया। सब, जो कुछ था, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, सोफा, व्हाट एवर, जो जिससे जो भी मिल सकता था। क्योंकि मेरे पास कभी लाइफ में इस शहर में किसी ने मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया था, और मैं इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था, इस वजह से कि मैं चूक गया, ये नहीं होने देना चाहता था। तो मैंने तैयारी कर ली थी कि मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। और जो ये जो दौर था जिसमें मैं पिच कर रहा था लोगों को, उसमें मैंने बहुत सारे बॉक्सर्स को ट्राई किया, मतलब जो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देते हैं मुंबई में। मुझे कोई समझ नहीं आया। मुझे ये चीज पता चल गई थी कि मुंबई में नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत मतलब बहुत, जहां मैं रहता हूँ वहां से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में, पेरीफेरी में, जहां जहां सुना था सब ट्राई किया था। मुझे समझ में आया मैं जो सोच रहा हूँ वो कुछ अलग है, यहाँ जो सिखा रहे हैं वो कुछ अलग है। तो जितने लोग, जितनों को अफोर्ड कर सकता था, किया था। और मुझे, मेरा ये कंक्लूजन था कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और ये पता था कि कहाँ जाना है, या तो पंजाब या फिर हरियाणा। तो वो रास्ते ढूंढ लिए थे कि अगर जाना हुआ तो कैसे जाऊंगा। अमित, उसके दैट नाइट ओनली, आफ्टर सेलिंग एवरीथिंग, पैसा थोड़ा इकट्ठा हो गया, और रात के 3 बजे निकल गए बाय रोड। और तीसरे दिन पहुंचा पटियाला। मुझे नहीं मालूम था मुझे रहना कहाँ है। मुझे नहीं पता था कि जो ये गाड़ी में इतना सारा सामान भरा है, ये कहाँ जाएगा। गाड़ी भी बिक चुकी थी, वो एक कंडीशन थी बिकने की, क्योंकि मुझे जरूरत थी, मैं ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ तो मुझे चाहिए। तो ये था कि भाई कुछ भी पैसे दो, XYZ, मैं पैसे पे नहीं बोलूंगा, बट गाड़ी मेरी ट्रेनिंग के बाद, आने के बाद गाड़ी मेरी चली गई। तो आ, मुझे नहीं पता था। मैं थर्ड डे पटियाला पहुंचा और गाड़ी मैंने खड़ी की। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं। और एक आदमी से फिर मुझे ये लगा था कि ऊपर वाली जो ताकत है ना, होता है जब आप किसी चीज को ठान लेते हो तो मैजिक होता है। फिर चीजें हो रही थी मेरे साथ हमें, कि जिस आदमी से मैंने ये पूछा, वो आदमी किसी का इंतजार कर रहा था, और वो आदमी ब्रोकर था। किसी फैमिली का इंतजार कर रहा था, और वो फैमिली ने कैंसिल कर दिया। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा था कि भाई मुझे घर चाहिए, तो यहाँ कहाँ कैसे करते हैं, पटियाला में कैसे करते हैं, घर वर कैसे मिलता है, और गाड़ी में सामान भरा हुआ है, मुझे नहीं मालूम कहाँ जाऊं। वो आदमी मुझे देखा, बोला एक है घर, अगर आप देख लो तो। मैं हार्डली, मैं बता रहा हूँ, 100 मीटर भी नहीं चला हूं। गाड़ी जहां खड़ी हुई है पहला घर है, गया हूँ, ऐसा लगा मेरे लिए किसी ने रेडी करके रखा था। थैंक्स टू दैट फैमिली जिन्होंने मना कर दिया। बोली ये देख लो। मैं बोला डन। तो बोले ठीक है, आप आ जाओ फिर, कब आओगे। बोला मैं तो आ गया। बोला सामान ला गाड़ी में। तो मुझे देखने लगा कि सब ठीक तो है, ऐसा तो नहीं कोई चक्कर है। तो पढ़ाई लिखाई से डॉक्टर हूँ, तो वो सारी चीजें मैं मेंटली प्रिपेयर था। तो वो आदमी कन्विंस हो गया, फैमिली से मिल रहा है। मैं बताऊँ, नेक्स्ट डे ट्रेनिंग शुरू होगी मेरी। और फिर वो एक अंतहीन चोट का, इंजरीज का सिलसिला चलता रहा। जब लौट के आया तो मैं वो था जो मैं सोच के गया था कि ये मुझे करना था। और फिर वो मुक्काबाज जो हुई।
और तो फिर ऐसा सपना है। पूरा। लेकिन हाँ अमित, लेकिन मुक्काबाज के बाद भी मुक्काबाज जैसी दूसरी फिल्म मुझे अभी तक नहीं मिली है। जिनके जैसी फिल्में जो है बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। और नहीं शोले भी मैं हाँ मैं एक दूसरी चीज कह रहा हूँ अमित, मुक्काबाज के कैपेसिटी की दूसरा काम नहीं मिला है। कोई फिल्म मुझे मिली नहीं, अभी तक किसी ने दिया नहीं। मैं अभी तक ये बोला नहीं हूँ, आज बोल दिया आप नहीं, कि लेकिन उस हो सकता उस है। हाँ उस कैपेसिटी की फिल्म अभी कहाँ रिलीज, कहाँ है मुक्काबाज के बाद क्या रिलीज है? नहीं, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं कोविड भी रहा, और कहीं ना कहीं मैं मुझे हाँ। लगता है कि उस कैपेसिटी की फिल्में बनाना भी जो है ना, वो भी हम्म। कम बनती हैं। आप अगर हम्म। कंटेंट वाइज देखें तो उस तरह की अच्छी फिल्में, मतलब मुक्काबाज को जिस स्केल पे दर्शक रखते हैं, उस स्केल की फिल्में भी कम बनती हैं विनीत। अगर आप या बिल्कुल सही है, सही है। जैसे मैं मौके की बात कर रहा हूँ तो हाँ, मुझे रेड चिलीज ने मौका दिया। रेड चिलीज ने मुझे एक सीरीज दी जो एज ए लीड थी, उस कैपेसिटी में थी। बाकी एक फिल्म है आधार, लेकिन कुछ अब क्या बोलेंगे, मतलब वो रनवे पे आया था और ये लॉकडाउन वगैरह लग गया। नहीं, लेकिन ये रनवे पे अभी खूब दौड़ेगा, हमें पूरी उम्मीद है। और पीछे से प्रेशर बहुत आ रहा है कि इतना लंबा आपने इंटरव्यू कर दिया भाई, इसको खत्म कीजिए, बार बार या प्रेशर डाल या रहे हैं। समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा समझ तो रहा मन हूँ। कर रहा है कि मतलब आप जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, और बड़ा मजा आ रहा था सुनने में कि ऐसा स्ट्रगल होता है। और उम्मीद है कि जब इस इंटरव्यू को हम अपलोड करेंगे तो जाहिर तौर पे बहुत से लोग इससे इंस्पायर होंगे, इससे मोटिवेट होंगे, और फिर से हम ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए विनीत आपसे एक बार फिर से बात करेंगे, जो बातें आज बिल्कुल अधूरी रह गई। बिल्कुल। क्योंकि और मतलब मेरे पास तो बहुत कुछ है पूछने के लिए, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा आ रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है। तो वो बातें हम फिर से एक बार करते हैं। तो एक बार फिर से दिवाली विश कर दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। धनतेरस और दीपावली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्योहार का आनंद लें और खुशियां बांटें, स्वस्थ रहें। हमारी तरफ से भी आपको विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के लिए भी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, और उम्मीद धन्यवाद। करते हैं कि रनवे पर जो है वो जहाज जो है बहुत तेजी से और बहुत जल्द उड़ेगा, और फिर से हम बैठ के जो है बातचीत करें। बिल्कुल, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू अमित। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।